गुड मॉर्निंग क्लास। बात करते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 5 की, जिसमें हम बात करेंगे द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब की, जिसके अंतर्गत हम जो है राउल्ट के नियम को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। द्रवीय विलयनों के वाष्प दाब से पहले हम बात करते हैं कि वाष्पन क्या होता है, संघनन क्या होता है और वाष्प दाब क्या होता है। आपने प्रीवियस यानी कि 9th या फिर 11th क्लासेस में पढ़ा होगा कि वाष्पन क्या होती है। वाष्पन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो है द्रव किस में परिवर्तित हो जाती है, वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। द्रव का वाष्प में बदलना जो है वाष्पन कहलाता है। और जो संघनन होती है वो वाष्पन के जस्ट अपोजिट होती है। अर्थात संघनन वह प्रक्रिया जिसमें वाष्प अवस्था जो है द्रव अवस्था में बदल जाती है, क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है, निश्चित ताप पर वाष्प तथा द्रव साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा लगाया गया जो दाब होता है उसे क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब कहते हैं। अब हम बात करते हैं द्रवीय विलयनों का वाष्प दाब। तो पहले बात करते हैं कि द्रवीय विलयन क्या होते हैं। द्रवीय विलयन में क्या होता है, विलायक जो है कोई द्रव होता है इसमें, और जो विलेय होता है उसमें विलेय जो है गैस हो सकता है, द्रव हो सकता है, ठोस हो सकता है। तो द्रवीय विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनमें विलायक कोई द्रव होता है और विलेय एक गैस, द्रव या फिर ठोस हो सकता है। और जो द्रवीय विलयनों में विलायक होते हैं वे क्या होते हैं, वाष्पशील होते हैं। लेकिन जो द्रवीय विलयनों में विलेय होते हैं वो वाष्पशील हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अर्थात जो विलेय होंगे वे वाष्पशील हो सकते हैं, अवाष्पशील भी हो सकते हैं। यदि यहाँ पर जो है विलेय द्रव होगा तो वह क्या होगा, वाष्पशील होगा। लेकिन यदि यहाँ पर विलेय जो है ठोस होगा तो क्या होगा, अवाष्पशील होगा। क्योंकि अधिकतर जो ठोस होते हैं वे क्या होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। और पिछले लेक्चर में जो हमने हेनरी का नियम जो पढ़ा था उसमें हमने गैसों के द्रवों में विलयनों का अध्ययन कर लिया था। लेकिन इस लेक्चर के माध्यम से जो है हम अब क्या करेंगे, द्रवों और ठोसों के जो है द्रवों में विलयनों का अध्ययन करेंगे। अर्थात द्विअंगी विलयनों का यहाँ पर अध्ययन करेंगे। द्विअंगी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे। अर्थात वे विलयन जिनमें दो अवयव होते हैं। यानी कि पहला जो है हम यहाँ पर बात करेंगे द्रवों का द्रवों में विलयन, तथा जो दूसरा टॉपिक होगा हमारा ठोसों का द्रवों में विलयन। पहले हम बात करते हैं यहाँ पर द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। अर्थात यहाँ पर जो है विलेय भी द्रव होगा और विलायक भी द्रव होगा। तो यहाँ पर हम जो है इसको कई बुक्स में जो है इस तरीके से भी लिखा होता है कि वाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का नियम। तो वाष्पशील विलयों के लिए राउल्ट का जो नियम है उसे जो हम द्रव द्रव विलयनों के वाष्प दाब से समझ सकते हैं। द्रव द्रव विलयन का मतलब है कि विलेय क्या होगा, द्रव होगा, और जो विलायक भी होगा वह द्रव होगा। तो द्रव का द्रव में विलयन के लिए सर्वप्रथम जो है फ्रेंच रसायनज्ञ हुए थे। वो कौन थे, फ्रेंसियस मार्टे राउल्ट। फ्रेंसियस मार्टे राउल्ट हुए थे। उन्होंने जो है द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब में जो है एक मात्रात्मक संबंध दिया था, जिसे जो है उन्होंने 1986 में दिया था, और इसी को जो है राउल्ट का नियम कहते हैं। राउल्ट के नियमानुसार क्या था कि P इज प्रोपोर्शनल X। P क्या है यहाँ पर, वाष्प दाब, और जो X है वह है विलयन का मोल अंश या फिर मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन। तो हम कह सकते हैं कि किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो होता है विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। P इज प्रोपोर्शनल X। अर्थात स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। ये तो हमने बात की राउल्ट के नियम के स्टेटमेंट की। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम के गणितीय व्यंजक की गणना की। हमें पता है कि हम यहाँ पर जो है द्विअंगी विलयन का अध्ययन कर रहे हैं। तो द्विअंगी विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनमें जो है दो अवयव या फिर दो घटक मौजूद हों। तो सपोज दैट हमारे पास जो है यहाँ पर माना अवयव 1 और 2 मिलाकर जो है द्विअंगी विलयन का निर्माण हो रहा है। अर्थात माना अवयव 1 व 2 मिलकर जो है विलयन निर्माण कर रहे हैं यहाँ पर, जिनका वाष्प दाब जो है अवयव 1 का वाष्प दाब जो है P1 और अवयव 2 का वाष्प दाब जो है P2 है। इसी प्रकार से जो है अवयव 1 का मोल अंश जो है X1 और अवयव 2 का मोल अंश क्या है, X2 है।
तो राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, घटक 1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 इज प्रोपोर्शनल x1 और घटक 2 के लिए हो जाएगा P2 इज प्रोपोर्शनल x2। तो यहाँ पर घटक 1 के लिए जब हम इसको समानुपाती स्थिरांक को हटाते तो यहाँ पर P01, तो P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1 और जो घटक 2 के लिए हो जाएगा P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2। तो यहाँ से जो है हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो जाती हैं, जहाँ पर जो है समीकरण 1 और 2 में जो है P01 और P02 जो है अवयव 1 और 2 के लिए जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब हैं, जहाँ क्या है P01 और P02 क्या है क्रमशः अवयव 1 और 2 के शुद्ध विलायक के वाष्प दाब हैं। जब हमें जो है यहाँ पर P1 और P2 के मान जो है समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हो गए हैं, इसके बाद से जो है हम यहाँ पर P के लिए जो है कुल मान प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि P का कुल मान यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। वो किससे, डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से हम जो है P टोटल का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, अर्थात डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार क्या होता है कि विलयन का कुल दाब क्या होता है, अवयवों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। जो विलयन का कुल दाब होगा वो विलयन के अवयव के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होगा, जो कि होगा P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। वहाँ से जो है हम समीकरण 1 से और समीकरण 2 से जो है P टोटल में P1 और P2 के मान पुट कर देंगे। तो यहाँ से P टोटल का मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, P01 x1 प्लस P02 x2, अर्थात P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2, जो कि हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट, अब हमें पता है कि जो विलयन में उपस्थित विलेय व विलायक के मोल प्रभाजों का योग होता है, मोल अंशों का जो योग होता है वो सदैव कितना होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसलिए x1 प्लस x2 जो कि यहाँ पर मोल अंश है, उनका जो योगफल होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है हम इस इक्वेशन से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 से जो है x1 का मान प्राप्त करेंगे, जो कि आएगा पक्षांतरण करने पर x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, जो कि हमारी समीकरण 4 हो जाएगी। तो समीकरण 4 से जो है x1 का मान हम समीकरण 3 में यानी कि P टोटल वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से क्या हो जाएगा, P टोटल इज इक्वल टू P01 इंटू 1 माइनस x2 प्लस P02 इंटू x2। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाते हैं तो हमें लास्ट में जो इक्वेशन प्राप्त होती है राउल्ट के नियम के गणितीय व्यंजक के रूप में, तो वह प्राप्त होती है हमें P टोटल इज इक्वल टू P01 प्लस P2 माइनस P01 का होल ब्रैकेट इंटू x2। और इस प्रकार से जो है हम यहाँ पर राउल्ट के नियम के गणितीय व्यंजक की समीकरण को प्राप्त कर सकें, जो कि इस प्रकार से है। तो राउल्ट के नियमानुसार क्या था कि किसी वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब जो है विलयन में उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो ये P इज प्रोपोर्शनल x हुआ और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0 x। तो यहाँ पर जो है हम इसको इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं कि यानी कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब आया वो क्या आया, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और अवयव के मोल अंश के गुणनफल के बराबर। तो अर्थात वाष्पशील द्रवों के विलयन में निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा विलयन में उपस्थित मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई राउल्ट के नियम की P टोटल वाली, यदि हम उसमें जो है P01 का मान में वृद्धि करते हैं तो P टोटल के मान में क्या होगा, कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है P01 जो है नेगेटिव में है, और जब हम इस मान को जो है P01 के मान में वृद्धि करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि P टोटल के मान में क्या होगी, कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से जब हम जो है P02 के मान को बढ़ाते हैं इक्वेशन में, तो इससे क्या होता है, जो P टोटल होता है वह भी बढ़ता जाता है। अर्थात यदि हम P02 के मान में वृद्धि करते हैं तो P टोटल के मान में भी वृद्धि होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ये P02 जो है किस में है, पॉजिटिव में है। इसी प्रकार से जो है जब हम x2 यानी कि जो कि घटक 2 का मोल अंश है उसके मान को बढ़ाते हैं, x2 के मान को बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, P टोटल के मान में भी वृद्धि हो जाती है, P टोटल का मान भी जो है बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम इस इक्वेशन से
तीन निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि हैं किसी विलयन के कुल वाष्प दाब को उसके किसी अवयव के मोल प्रभाव से संबंधित किया जा सकता है। दूसरा निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मोल अंश के साथ जो है सरल रेखीय रूप में परिवर्तित होता रहता है। और जो तीसरा निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, शुद्ध अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब जो है अवयव 1 के मोल अंश के बढ़ने से कम या ज़्यादा होता जाता है। इस प्रकार से जो है हम इस इक्वेशन से जो है तीन निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम जो है राउट के नियम के लिए आरेख की बात करते हैं। यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस में जो है मोल अंश को प्रदर्शित किया गया है और वाई एक्सिस में वाष्प दाब को प्रदर्शित किया गया है। तो राउट के नियम के लिए जो है ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है उसे देखते हैं हम। जब हमारी जो इक्वेशन निकली थी पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट 1 प्लस पी नॉट 2 माइनस पी नॉट 1 का होल ब्रैकेट इंटू x2 वाली, तो इसमें जब जो है हम x1 इज इक्वल टू 1 रखते हैं और x2 इज इक्वल टू 0 रखते हैं। x1 तो हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन x2 इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब हम x2 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 रखते हैं तो जो p टोटल आता है हमारा वो आता है पी नॉट 1 के इक्वल। तो यहाँ पर जो है हम y एक्सिस में जो है इसको पॉइंट से दर्शा देते हैं पी नॉट 1। और जब हम x एक्सिस में आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि x1 के मान में जो है निरंतर कमी हो रही है, अर्थात। और हमने अभी बात की थी कि जो P1 इज प्रोपोर्शनल किसके होता है, x1 के, अर्थात। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब x1 के मान में कमी हो रही है तो P1 के मान में भी जो है निरंतर कमी होती जाएगी। क्यों होती जाएगी P1 के मान में कमी? क्योंकि यहाँ पर जो है x के मान में जो है यहाँ पर x1 का मान 1 था और यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ये घटता हुआ ग्राफ इसका दिखेगा। इसी प्रकार से जो है हम यदि इक्वेशन में जो है x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू x2 की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा P टोटल इज इक्वल टू P नॉट 2। और हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि यहाँ पर P नॉट 2 माइनस P नॉट 1, अर्थात जो P नॉट 2 का मान होगा P नॉट 1 से अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट को जो यहाँ पर x2 के मान में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर जो है P2 का आरेख जो होगा वो जो है बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा, क्योंकि P2 इज प्रोपोर्शनल x2। अगर x2 के मान में वृद्धि हो रही है तो P2 भी जो है बढ़ता हुआ प्रदर्शित होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आरेख जो P2 को होगा वो बढ़ते हुए क्रम में होगा और ऊंचाई पर होगा। क्यों होगा, थोड़ी ऊंचाई पर, P नॉट 1 से अधिक ऊंचाई पर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर P नॉट 2 का मान जो है P नॉट 1 से अधिक है, इसलिए जो है इसको थोड़ा P नॉट 1 के मुकाबले अधिक ऊंचाई पर प्रदर्शित किया गया है। और डाल्टन के आंशिक दाब के नियमानुसार जो है P कुल होगा, जो क्या है P1 और P2 का कुल योग होगा। तो उससे जो है हम यहाँ पर इस रेखा से जो है P कुल इज इक्वल टू P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात P1 इज प्रोपोर्शनल x1 और P2 इज प्रोपोर्शनल x2। तो यदि x1 के मान में कमी हो रही है तो P1 के मान में भी कमी होगी, जो कि यहाँ पर ग्राफ में दिख रहा है। यदि P2 जो है P2 इज प्रोपोर्शनल x2, यदि x2 के मान में वृद्धि हो रही है तो P2 के मान में भी वृद्धि होगी, अर्थात ये इस प्रकार से जो है बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई देगा। और दोनों लाइनों को मिलाने पर जो हमें P टोटल का मान प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो रेखा 1 और रेखा 2 है वह अवयवों या फिर घटकों के आंशिक दाब को व्यक्त कर रही हैं, और जो रेखा 3 है वह जो है कुल वाष्प दाब को दर्शा रही है। तो इस प्रकार से जो है हम राउट के नियम को जो है आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि हमारा है ठोसों के द्रव में विलयन का वाष्प दाब। अर्थात इसमें क्या होता है, जब किसी अवाष्पशील ठोस को जो है द्रव में हम मिलाते हैं, तो अवाष्पशील ठोस को जो है द्रव में मिलाने से क्या होता है,
वहाँ पर जो है उसके वाष्प दाब में जो है कमी आ जाती है। और वाष्प दाब में कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि विलयन की सतह पर जो है अवाष्पशील अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। तो अवाष्पशील ठोस की उपस्थिति के कारण से जो है यहाँ पर विलयन की सतह पर जो है अवाष्पशील अणुओं की संख्या में बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, विलायक के वाष्प दाब में जो है कमी आ जाती है। क्योंकि यहाँ पर जो है किसी ठोस को जो है द्रव में मिलाया जाता है और तब जो है हमें विलयन प्राप्त होता है। तो ठोस अधिकांशतः जो ठोस होते हैं वो क्या होते हैं? अवाष्पशील होते हैं। और अवाष्पशील होने के कारण से जो है वहाँ पर क्या हो जाती है, अवाष्पशील अणुओं की संख्या में वृद्धि होने के कारण जो है वहाँ पर विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। इसको जो है हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जो है 2 कंटेनर दिखाए गए हैं। पहले वाले पात्र में जो है यहाँ पर शुद्ध विलायक के अणु जो है यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं, और जो दूसरा यहाँ पर है इसमें क्या है, 1 मोल विलायक जो है डाला गया और 1 मोल विलेय यानी कि अवाष्पशील ठोस को यहाँ पर भरा गया है। तो यहाँ पर जो नीले कलर में जो है ये विलायक को प्रदर्शित कर रहे हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो है अवाष्पशील ठोस यानी कि जो कि हमारा क्या है, विलेय को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो पहले पात्र में होगा यहाँ पर जो है वाष्प की अधिक मात्रा जो है यहाँ पर वाष्प क्या होगी, उड़ करके जो है अधिक मात्रा में जो है यहाँ पर सतह पर रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है कुछ शुद्ध विलायक के कणों का स्थान जो है अवाष्पशील ठोस ने ले लिया है, जो कि क्या है, वाष्पशील नहीं होते हैं, वाष्पीकृत नहीं होते हैं। जो अवाष्पशील ठोस होते हैं वो वाष्पीकृत नहीं होते हैं, जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो वाष्प की मात्रा होगी, वाष्प के कणों की मात्रा होगी वो कम हो जाती है। तो इसी कारण से जो है विलायक में विलेय की उपस्थिति होने के कारण से जो है विलायक के वाष्प दाब में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। कमी क्यों आ जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो है कुछ शुद्ध विलायक के कणों का स्थान जो है किसने ले लिया है, विलेय ने, अर्थात अवाष्पशील ठोस ने ले लिया है, जो कि क्या है, वाष्प का निर्माण नहीं करते हैं। जिसके कारण से जो है यहाँ पर जो 1 मोल विलायक होते हैं वही जो है वाष्पीकृत होते हैं, लेकिन जो 1 मोल विलेय अर्थात अवाष्पशील ठोस होते हैं वे जो है वाष्पीकृत नहीं होते हैं, जिसके कारण से जो यहाँ पर विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तो जब भी हम किसी अवाष्पशील ठोस या फिर विलेय को द्रव में मिलाते हैं तो क्या होता है, उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। और कमी क्यों आ जाती है? विलयन की सतह पर जो है अवाष्पशील अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। इसी आधार पर जो है हम राउट के नियम की देखते हैं कि राउट के नियमानुसार क्या है, किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। जो हमारा जो है द्रव विलयन के लिए जो वाष्प दाब की गणना हम जब कर रहे थे राउट के नियम को, वहाँ पर गणना जब हमने की थी तो वहाँ पर क्या किया था हमने, दोनों अवयव जो थे वहाँ पर वाष्पशील थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अवयव वाष्पशील है, तो उसी के लिए जो है राउट का नियम यहाँ पर लागू होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब जो है उसके मोल अंश के समानुपाती होता है। सपोज दैट हमारे पास जो है यहाँ पर विलायक 1 का आंशिक दाब जो है P1 और मोल अंश जो है X1 है, तो क्या हो जाएगा, P1 इज प्रपोर्शनल X1 के। और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1, जहाँ पर P01 क्या है, घटक 1 का अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। नेक्स्ट अब हम इसकी जो है ग्राफ की गणना करते हैं। तो यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस में जो है विलायक का मोल अंश, क्योंकि विलायक क्यों लिया गया है यहाँ पर, विलायक जो है यहाँ पर वाष्पशील होता है, और विलेय क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर विलेय जो है अवाष्पशील है। तो हमें जो यहाँ पर विलायक ही लेना है, विलायक का मोल अंश होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो वाई एक्सिस में है वाष्प दाब है। इस ग्राफ में जो है विलायक के वाष्प दाब और मोल अंश या फिर मोल प्रवाह के बीच में जो है आलेख जो खींचा गया है वह किस प्रकार का है, रेखीय आलेख है। सरल रेखा में जो है यहाँ पर आरेख प्रदर्शित हो रहा है, अर्थात जो यहाँ पर वाष्प दाब है एक सरल रेखा में जो है 0 से होते हुए शुद्ध विलायक के वाष्प दाब तक बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से जो है हमारा यहाँ पर ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक इफ़ यू enjoyed, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।